हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंशन प्रोड्यूस्ड ऑन वायर स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था एक्सपेंशन। अगर हम किसी भी सॉलिड के टेम्परेचर को रेज करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है, उसके डायमेंशंस में एक्सपेंशन होता है, उसके लीनियर एक्सपेंशन होता है, सुपरफिशियल यानी एरिया में एक्सपेंशन होता है और वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ करता है। ठीक, तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। इसी तरह से अगर हम उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसी प्रोसेस पर हमने एक चीज यहां समझनी है कि अगर हम कोई वायर है उसको दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में क्या करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेच, ये बांध दिया है मैंने, ये वायर एकदम स्ट्रेच करके मैंने बांध दिया है। अब अगर मैं इस वायर के टेम्परेचर को कम करता हूं थोड़ा सा, तो कम करने पर क्या होगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होने पर इसमें क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। ये इसको इधर की तरफ क्या करेगा, अपने आप में इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो वो जो टेंशन फोर्स होगा उस फोर्स को हम यहाँ पता लगाएंगे कि कितना टेंशन फोर्स जाएगा, और यहीं से निकल कर आएगा कंसेप्ट थर्मल स्ट्रेस का या थर्मल स्ट्रेन का। यानी किसी भी मटेरियल को जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक्सपेंशन होता है, उसकी वजह से उसमें क्या आएगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उसे हम थर्मल स्ट्रेन कहते हैं। और स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगा इस टेंशन की वजह से, तो वो हमें फोर्स फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, कंसीडर अ वायर जो कि मेटेलिक है ऑफ लेंथ L, stretched between टू फिक्स्ड पॉइंट। ओके, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में मैंने उसको फिक्स कर दिया है। फिर हमने क्या किया, लेट y बी द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी and alpha be the coefficient of linear expansion। तो यहां पर क्या हुआ, तो जो अल्फा है हमारे पास वो क्या हुआ करता है, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। ये क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हुआ करता है। यहां से हमने डेल्टा टी इधर कर दिया, अल्फा इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसे क्या कहते हैं, हम स्ट्रेन कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेन। इसे क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा थर्मल स्ट्रेन। तो अब हमने क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस, बाय द डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, y इक्वल्स टू आता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, F अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं F अपॉन ए, और डेल्टा एल अपॉन एल की जगह पर मैं चाहता हूं अल्फा डेल्टा टी। क्या लिख दिया मैंने, अल्फा डेल्टा टी। ये इधर आ जाएगा y अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू F अपॉन ए, और हेंस वी गेट y a अल्फा और डेल्टा टी। दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड। यानी कि ये फोर्स लगेगा जब हम किसी भी दो फिक्स्ड पॉइंट से वायर को टेम्परेचर को कम करेंगे या रेज करेंगे, तब उसमें जो टेंशन फोर्स होगा वो F इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी, ये फोर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। और ये जो स्ट्रेस रहेगा इसे कहा जाएगा थर्मल स्ट्रेस। क्या कहा जाएगा इससे, ये थर्मल स्ट्रेस रहेगा मेरा, ये थर्मल स्ट्रेन रहेगा, और ये फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा। तो जब भी किसी भी वायर के जब हम टेम्परेचर को रेज करते हैं या टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट होने पर या उसके एलोंगेशन में जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फोर्स इस तरह से लिया सकता है। यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द यंग्स मॉडुलस से टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल। तो ये तरीका है हमारे पास, हमने कोई वायर लिया, इस वायर का हमने लेंथ L मान लिया, कंसीडर कर लिया, टेम्परेचर चेंज किया,
उसकी लेंथ में डेल्टा एल चेंज हो गया, मान लो डेल्टा एल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो कॉन्ट्रैक्शन होने से अल्फा की वैल्यू ये है, तो यहाँ से डेल्टा एल अपॉन एल क्या आएगा, थर्मल स्ट्रेन आ गया। वाई का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस हुआ करता है, और डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन हुआ करता है। इससे पिछले वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था ये। तो यहाँ से डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू मैंने अल्फा डेल्टा टी यूज कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एफ अपॉन ए क्या होता है, ये स्ट्रेस होता है, क्या होता है, ये स्ट्रेस होता है, जिसे हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स निकल आएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स, ये फोर्स टेंशन फोर्स लगेगा। इसके बाद हम समझते हैं कि किसी भी टेम्परेचर के वॉल्यूम को जब इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है तो उसकी डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। ये हम जानते हैं कि उसकी डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ डेंसिटी पर फर्क जानते हैं अब हम, इफेक्ट ऑन डेंसिटी। इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है किसी सॉलिड की या किसी भी लिक्विड की। तो हमने ये माना, कंसीडर अ सॉलिड ऑफ मास m एंड वॉल्यूम v। तो देयरफॉर डेंसिटी क्या होगी इसकी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल मेरे पास क्या आ गया, मास अपॉन वॉल्यूम आ गया। लेट द टेम्परेचर of solid be increased by delta T, so due to which its volume increases by delta V। तो क्या हुआ हमारे पास, ये जो जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, तो हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन मान लिया, और ये मान लिया लेट गामा बी द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो गामा उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, देन वी हैव गामा इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, सो वी हैव डेल्टा वी इक्वल्स टू गामा वी इंटू डेल्टा टी। तो देयरफॉर न्यू वॉल्यूम जो आएगा हमारे पास, न्यू वॉल्यूम आएगा v प्लस डेल्टा वी। इज दैट क्लियर? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो पुराना वाला v था और उसमें डेल्टा वी इंक्रीमेंट मैंने ऐड कर दिया। तो अब यहाँ हम देखते हैं जो न्यू वॉल्यूम है मेरे पास v डैश, वो v प्लस डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, गामा v डेल्टा टी, गामा v डेल्टा टी, यहाँ से मैंने v कॉमन ले लिया, 1 प्लस गामा एंड डेल्टा टी, ये मेरे पास न्यू वॉल्यूम आ गया। देयरफॉर न्यू डेंसिटी, तो डेंसिटी न्यू कितनी आएगी, रो डैश इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम वी डैश। अब मास हमारे पास सेम रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं होता है, वी डैश हो गया v1 प्लस गामा डेल्टा टी, और ये देखें यहाँ से m अपॉन वी को मैं कह सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट से, और डेंसिटी तो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये मेरे पास निकल कर आ गया। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि रो डैश जो हो गया वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी जो होती है किसी भी मटेरियल की क्या होती है, डिक्रीज करती है ऑन डिक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। जब हम किसी भी मटेरियल, किसी भी मेटल, किसी भी सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से उसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट आता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाया करती है। किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाने से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाया करती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से डायमेंशंस एलोंगेट हो जाती है। मींस क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। उसी की बेसिस पर क्या हुआ, डेंसिटी घट गई। मगर एक स्पेशल केस है वाटर का। वाटर के केस में क्या हुआ करता है, इसको कहते हैं एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये कंसेप्ट और इसको जान लेते हैं कि वाटर एक ऐसा स्टैंडर्ड लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो, कोई भी मटेरियल हो, जब मैं उसका टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंड करता है। वॉल्यूम क्या करता है, एक्सपेंड करता है। बट
टेम्परेचर बढ़ाने पर वाटर का वॉल्यूम जो होता है पहले डिक्रीज होता है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होता है? डिक्रीज होता है। और जब मैं उसके 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं तब जाकर उसका वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपेंड होना स्टार्ट होता है। तो इन द सिमिलर वे जब मैं किसी भी लिक्विड की यानी वाटर की मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होना चाहिए? वॉल्यूम एक्सपेंड होना चाहिए। वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो डेंसिटी घटेगी, लेकिन यहाँ क्या होगा? सबसे पहले 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ने की जगह घटेगा और उसकी डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस इसका इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस बिहेवियर को, इस ऑड बिहेवियर को वाटर कैम कहते हैं, एनोमैलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। यही एक वजह है कि जो भी हमारे पास जो लेक वाटर होता है, जो समुद्री जो पानी के एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे जिंदा रह पाते हैं? इसी वजह से जिंदा रह पाते हैं कि जब टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से ऊपर की लेयर जो होती है जो पानी की, नहरों की, झील की क्या होती है? पहले जम जाती है और नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, उससे नीचे नहीं टेम्परेचर उसका पता, तो नीचे मछली वगैरह बहती रहती हैं, उसमें वो अलाइव रहती हैं और ऊपर जम जाता है। ये क्या वजह, किस वजह से है? क्योंकि जो वाटर है, वाटर के केस में ऐसा नहीं है, सभी लिक्विड टेम्परेचर जैसे जैसे रेज करते चले जाएंगे एक्सपेंड होना स्टार्ट होता चला जाएगा। बट इन केस ऑफ वाटर फर्स्ट द वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड एनोमैलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, तो जी ये हमारा एक्सपेंशन जो था अभी जो हम पढ़ रहे थे, थर्मल एक्सपेंशन, ये टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाता है हमारा। इसके बाद हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं कैलोरीमेट्री। तो आफ्टर दैट स्टार्ट कैलोरीमेट्री। अब कैलोरीमेट्री में हमें पढ़ना है हीट के बारे में। हमें क्या जानना है यहाँ पर? हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट। ये सारी बातें हम यहाँ पर अभी जानेंगे। सो हीट, व्हाट इज हीट? हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है दैट कैन फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हीट क्या होती है? वो फॉर्म एनर्जी की जो फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। हीट जनरली जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट आती है वो किस वजह से आती है? टेम्परेचर की रेज करने से। हीट एनर्जी मतलब टेम्परेचर बढ़ाया घटाया जाएगा तब उसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं इंटरनली उनमें एजिटेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रेज होगा। तब हम कहते हैं कि हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई। और जब किसी ऑब्जेक्ट में हीट प्रोड्यूस होती है और अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को उससे कम टेम्परेचर वाली ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में ला दिया जाता है या दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली ऑब्जेक्ट को एक दूसरे कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, देन हीट स्टार्ट ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो जनरली जो हीट हमारे पास होती है उस हीट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसे सिर्फ स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह लें या स्पेसिफिक हीट भी कह लें। तो क्या इसका मीनिंग है वो समझते हैं हम। अगर हम किसी मटेरियल को क्या करते हैं, हम उसको हीट देते हैं, किसी मटेरियल को हम क्या करते हैं? हीट देते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिकली ये चीज देखी जाती है कि अगर मेरे पास दो सेम अमाउंट में मैंने दो लिक्विड ले लिए, सपोज थोड़ा वाटर लिया मैंने 1 लीटर, 1 लीटर और 10 लीटर, दो अलग अलग कंटेनर मैंने वाटर लिया और मैं दोनों को सेम एक जैसे कंटेनर में रखकर सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं, है ना? यानी कि मैं सेम रेट दे रहा हूं, एक कांस्टेंट हीट उसको सप्लाई कर रहा हूं, दोनों अमाउंट को सेम टाइम मैंने रखा हुआ। फिर मैंने ये चेक किया कि अगर मैंने 1 मिनट तक दोनों को हीट दिया तो 1 मिनट तक हीट देने के बाद मैंने ये देखा किसका टेम्परेचर ज्यादा रेज हुआ, है ना? हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा 1 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या बढ़ाना है? हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। हमने क्या किया? 1 किलोग्राम वाटर लिया और एक कंटेनर में 10 किलोग्राम वाटर लिया और फिर हमने हीट देना स्टार्ट किया सेम रेट में। फिर हमने चेक किया कि जो 1 किलोग्राम वाटर है वो उसका टेम्परेचर जल्दी डिक्रीज कर जाता है और जो 10 किलोग्राम वाटर है उसका टेम्परेचर थोड़ा देर में डिक्रीज कर पाता है, इंक्रीज कर पाता है, सॉरी। यानी कि सेम टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए या सेम टेम्परेचर रेज करने के लिए
मुझे अलग अलग हीट देना पड़ा। यानी कि किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो उसमें हीट दिया जाता है वो हीट किन किन बातों पर डिपेंड किया करता है, तो हम ये कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हीट सप्लाई कर रहे हैं तो रेज इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, रेज इट्स टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करता है, जो मैं हीट दे रहा हूं, यानी क्यू हीट मैंने माना, तो वो जो क्यू हीट में दे रहा हूं वो सबसे पहले डिपेंड करता है उसके अमाउंट पर, यानी कि कितने अमाउंट है, मास कितना है। मैंने अभी दिखाया, जैसे अभी एग्जांपल लिया हमने, कम मटेरियल होगा उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए मुझे कम हीट देना पड़ेगा, और ज्यादा मटेरियल होगा तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा। दूसरी चीज होगी कि जो हीट देनी पड़ेगी वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर डिफरेंस पे, कितना टेम्परेचर रेज करना पड़ रहा है। जितना ज्यादा टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा मुझे उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और जितना कम टेम्परेचर रेज करना होगा मुझे उतनी कम हीट देनी पड़ेगी। तो इट मींस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव क्यू एम डेल्टा टी, और यहां से ये हटाने के बाद हमारे पास आता है एक सी एम डेल्टा टी, वेयर सी इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो सी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या आएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये मेरे पास आ जाता है, अगर m है 1 किलोग्राम और डेल्टा टी है 1 डिग्री सेल्सियस, देन c इक्वल्स टू q। तो यहां से मुझे ये मिलता है कि अगर मैं किसी भी 1 किलोग्राम मास की ऑब्जेक्ट, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature, of 1 kilogram mass by 1 degree Celsius is called specific heat capacity। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हैं जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या केल्विन, केल्विन होता है, सॉरी, डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? केल्विन होता है। जूल पर किलोग्राम होता है, जूल पर किलोग्राम, केल्विन भी होता है, और कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट कैलोरी होती है। और ये भी पता होना चाहिए कि जूल और कैलोरी का रिलेशन क्या है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर हुआ करता है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर हुआ करता है। तो हमारे पास ये अमाउंट ऑफ हीट आया करता है कि स्पेसिफिक हीट बात आती है। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर, यानी कि वजन कितना है? 1 किलोग्राम मास। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता हूं, और ये 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो ये नहीं है 42, 41, 50 to 51, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर रखा गया है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक का। ठीक है, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक इस टेम्परेचर को रेज करने के लिए हमें जितनी हीट मटेरियल को देनी पड़ेगी 1 किलोग्राम मास को, वही उसकी क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। जो डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या हुआ करती है? डिफरेंट हुआ करती है। ठीक है, 1 किलोग्राम मास किस मटेरियल का होता है, उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कहलाती है। जैसे कि मुझे वाटर को करना है, उसके लिए अलग होगा कि सॉलिड में मुझे किसी डिफरेंट मटेरियल को करना है, मेटल को करना है, नॉन मेटल को करना है। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, किस तरह के मटेरियल के टेम्परेचर को मैं रेज कर रहा हूं। उसी 1 किलोग्राम मास, दोबारा समझेंगे क्या होगा? 1 किलोग्राम मास
टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी हीट सप्लाई की जाएगी वो हीट क्या कहलाएगी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, ये लिक्विड और सॉलिड के केस में है। अगर बात आ जाती है गैसेज के केस में तो उसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाई जाती है वो, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जहां पर बोला जाता है कि वहां 1 मोल के लिए, कितने के लिए कह जाता है ये, 1 मोल के लिए, यानी गैस अगर मेरे पास है कोई, तो अगर किसी गैस के 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हम जितनी स्पेसिफिक हीट सप्लाई करते हैं उसे वो क्या कहलाती है, उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक, अब ये तो बात आ गई टेम्परेचर चेंज करने के लिए। अब दूसरी चीज आती है मेरे पास लेटेंट हीट। क्या आती है हमारे पास, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या हुआ करती है, एक कॉमन एक्सपेरिमेंट है हमारा कि हमने क्या किया, एक बीकर लिया और उस बीकर में मैंने एक लिक्विड वाटर ही रख दिया। वाटर में रखकर मैंने आइस रखा, सपोज करो हमने क्या रखा, आइस रखा, उसमें एक थर्मोमीटर लगा दिया मैंने। और जब आइस है तो थर्मोमीटर का टेम्परेचर माइनस में कुछ भी रीड कर रहे हैं, -10, -8, -7, -7 वॉट कुछ भी टेम्परेचर वो रीड करेगा। और बीकर में रखा हुआ है, थर्मोमीटर लगा हुआ है। अब मैंने उसको हीट देना स्टार्ट किया। तो जब हम उसको हीट देना स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, पहले टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा। क्या करेगा, राइज करेगा। कहां तक राइज करेगा, -4 से 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब -4 से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, यानी कि तुम उस वक्त कांस्टेंट हीट उसे दे रहे हो, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। क्या होगा, आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगा। आइस क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। और जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक थर्मोमीटर का टेम्परेचर तुम्हें फिक्स नजर आएगा, कांस्टेंट नजर आएगा। आफ्टर दैट हीट दी जा रही है, जब पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तब फिर धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट होगा। फिर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता रहेगा जैसे जैसे मैं हीट सप्लाई करता रहूंगा। और जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंचेगा वाटर का, तो फिर वो टेम्परेचर रेज होना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि उस स्टेज पर फिर से जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो अब उसकी स्टेट को चेंज करेगा, यानी कि अब जो है वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा वाटर। और वाटर क्या होगा, स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ये हमने देखा 2 कंडीशन पर। एक कंडीशन पर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, यानी स्टेट कन्वर्जन चल रहा था, उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था, हीट सप्लाई कर रहे थे हम कंटिन्यूसली, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। और सेकंड केस में हमने देखा जब अनदर स्टेट चेंज हो रहा था, यानी कि जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था, तब भी हीट सप्लाई हम कंटिन्यूस कर रहे थे लेकिन टेम्परेचर नहीं जा रहा था। तो वो हीट कहाँ जाती है, मतलब वो हीट कहाँ गई, जैसे टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो वो हीट ने क्या किया, स्टेट कन्वर्ट किया उसका। तो यानी कि कोई हीट, यानी कि दैट अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्या कहलाती है वो, लेटेंट है, ये छिपी हुई हीट है। लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन। तो इसी को कहते हैं हम लेटेंट हीट, जो टेम्परेचर यानी कि स्केल उसको नहीं पकड़ पाता है लेकिन वो टेम्परेचर रेज न कर कर उस मटेरियल के स्टेट को चेंज किया करती है, तो उस हीट को कहते हैं हम लेटेंट हीट। और ये बड़ा कॉमन एग्जांपल है, लेटेंट हीट की वजह से हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर स्टेट चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेटेंट हीट का बड़ा एग्जांपल है कि हम जमीन गर्म होती है तो हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। क्यों पानी डालते हैं, ठंडा करने के लिए। तो हम पानी डालते हैं और पानी डालने पर वहां से ठंडा हो जाता है। वो कैसे हो जाता है ठंडा, और पानी कहाँ चला जाता है। तो जब मैंने पानी डाला तो पानी डालने के कंसेप्ट में क्या हुआ कि पानी जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, भाप बनकर होता है। कब, कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर होना चाहिए। लेकिन जब मैं जमीन वगैरह पर पानी डालता हूँ तो वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन फिर वाटर वेपर बनकर कैसे चला जाता है। तो उसमें यही होता है कि जैसे ही मैंने पानी वहां डाला तो उसने उस पोर्शन, जो जमीन जो है उस पोर्शन से हीट खींच लिया। अरे अपनी स्टेट कन्वर्ट करने के लिए, पानी को सूखने के लिए, वेपर में बदलने के लिए क्या किया उसने, वहां से हीट को ले लिया। उसने उस जगह की हीट को ले लिया, थोड़ी देर के बाद वो जगह कैसी रहती है, ठंडी हो जाती है। इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि वो वहां से हीट को थोड़ा सा ले लिया करता है पानी वेपर में बनने के लिए। इज दैट क्लियर। इसी तरह से अगर जैसे सर्दियों के दिन, गर्मियों के दिन में मटके में पानी रखा जाता है, तो मटके का पानी रखा हुआ कहते हैं ठंडा रहता है, और उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई गीला कपड़ा और रख देते हैं जिससे कि पानी और ठंडा हो जाता है। तो उसका भी रीजन यही है कि जैसे ही किसी मटके में पानी रखा हुआ है और उसके ऊपर कोई गीला कपड़ा रख दिया गया है,
तो वो गीले कपड़े का जो पानी है वो धीरे धीरे सूख जाता है, कहाँ जाता है, वेपर बन जाता है। वेपर बनने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, लेकिन वहां आसपास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता है, तो क्या करता है वो उस वाटर, जो अंदर वाटर रखा हुआ उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है बाहर वाला पानी। पोर्स होते हैं उस मिट्टी के बर्तन में, क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, वहां से पानी को एब्जॉर्ब बनता है हीट को उसकी। तो जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो अंदर वाला जिसकी हीट कम हो जाएगी वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास लेटेंट हीट का। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या हुआ, लेटेंट हीट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to convert the state of unit mass of a substance the amount of heat required to convert the state of unit mass substance is called latent heat। ठीक है, तो ये होता है m इंटू एल, यानी कि L होता है Q बाई एम, L होता है Q बाई एम, जूल पर किलोग्राम। इसमें आता है जूल पर किलोग्राम, ये टेम्परेचर से मतलब नहीं है, ये जूल पर किलोग्राम है। यानी कि हमें क्या करना है, 1 किलो, अब अगर एम की वैल्यू में 1 किलोग्राम ले लेता हूं तो एल इक्वल टू क्यू हो जाएगा। नहीं कि जो भी हीट 1 किलोग्राम सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देगी स्टेट उसकी, उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे। ये दो तरह की होती है, ठीक है, ये दो तरह की होती है। पहली हमारे पास होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी पहली, और दूसरी हमारे पास होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मेल्टिंग भी कहते हैं, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जो अमाउंट ऑफ हीट किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है उसे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये हमारे पास लेटेंट हीट है, तो हमें याद रखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में बहुत यूज रहेगा कि जब भी हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज कर रहे होंगे तब हमें हीट जो ली जाएगी क्यू एम सी डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट का यूज किया जाएगा, उस फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। और जब भी स्टेट चेंज हो रहा होगा तब हम यहाँ पर क्यू इक्वल टू एम एल, यानी कि लेटेंट हीट का यूज करेंगे। ये अच्छे से याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। अब इसके बाद में जो इससे पहले हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वहां पर एक चीज और हुआ करती है जिसे कहते हैं हम ओनली हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, क्या है, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी में क्या होता है, हीट कैपेसिटी में क्या होता है, तो हीट कैपेसिटी का मतलब हुआ करता है, वहां पर हमने बताया था कि किसी भी मटेरियल के 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि किसी भी मटेरियल के होल मास का टेम्परेचर, यानी कि हमारे पास क्या है, हमने टोटल मास ले लिया, तो उसको हम कहेंगे ओनली हीट कैपेसिटी। ये क्या होती है, ये होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ होल मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी मटेरियल के टोटल मास का टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो उस कंडीशन में उसे जो हीट सप्लाई किया जाएगा उस हीट को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम हीट कैपेसिटी, जो इक्वल हुआ करता है C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। वो क्या होता है, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, जो मास पर डिपेंड करता है, मगर यहाँ पर क्या रहेगा, होल मास दिया जा रहा है, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब मैं ऊपर नीचे करता हूँ, एम से डिवाइड कर देता हूँ, तो एम क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये एम डेल्टा टी क्या हो जाता है, सी, इसको हम दिखाते हैं एस से, ओनली किसे दिखाते हैं, एस से, ये हो जाएगा एस, तो एस इक्वल टू एम और ये हो गया सी। तो ये रिलेशन आ जाता है स्पेसिफिक हीट में और हीट कैपेसिटी में। ये हमारे पास दूसरा मटेरियल है, इसको कहते हैं जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस, वहां पर जूल डिग्री सेल्सियस। तो ये हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है हमारे पास। क्या आता है, कैलोरीमेट्री।